गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेहद ही खूबसूरत है टॉपिक, क्लास 12th के लिए बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हम पढ़ेंगे इसमें ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो कि आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा कि डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, और यहाँ पर डेल्टा वी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, जिसे आपने आर से डिनोट कर रखा होगा, और v इक्वल टू आई आर वाला आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। स्पेशल यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर टेम्परेचर और जितने भी लेंथ, वॉल्यूम या एरिया रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ वैलिड है। अब ये रेजिस्टेंस को जानने से पहले आप रजिस्टर समझो। रजिस्टर का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। किसी वायर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है और जो करंट है उसका डिफरेंस रेजिस्टेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ये कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो एक्चुअल डेफिनेशन हो गई। ये ओम्स लॉ से R तभी कांस्टेंट होगा जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, और वो तब हो सकता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे या फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, उससे पहले ये समझें कि आई करंट क्या होता है। तो करंट को जानने से पहले ये देखते हैं कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता होगा कि कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें जो एटम के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में वाइब्रेशन होता रहता है, वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अब ऐसे ही इनके बीच में भी वाइब्रेशन हो रहा होगा, जिगजैग मोशन नहीं, तो वाइब्रेशन हो रहा होगा तो ये इधर उधर भाग रहे होंगे। तो इधर उधर भाग रहे होंगे तो हर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ करंट पैदा हो रही है, क्योंकि जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट होता है dq ओवर dt। चार्ज का फ्लो उस टाइम पे, जितने भी टाइम पे हो रहा है वही करंट बन जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है, कोई इधर भागना चाहता है, कोई इधर भागना चाहता है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई यूं भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है। ये सब अपने अपने मस्त मौला हैं, जिसका मन जहां कर रहा है वहां की ओर भाग जा रहे हैं। अब क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ वेलोसिटी से भाग रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इनके पास पहले से ही थी, जो कि 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड तक होती है। लेकिन ओवरऑल अगर इस कंडक्टर में देखो तो इस कंडक्टर में कोई भी करंट नहीं बह रही होती है, क्योंकि इसका हम ये मानते हैं कि जो यू एवरेज है, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज होगा 0। अरे क्योंकि इधर उधर मोशन कर रहे हैं भाई, वेलोसिटी इनिशियल वाली ना एवरेज है उसका 0 मानते हैं। समझ में आया होगा? ठीक। अब होगा क्या, अगर मैं इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं E। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कोई बैटरी जोड़ दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन रहा, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे इधर को भागेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो जो जिगजैग मोशन कर रहा था, अब जाना तो ऊपर को चाह रहा है, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन कर रहा है, बट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस साइड को भागने की ओर उत्साहित हो जाएगा, नहीं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर एक होल बन जाएगा, जिसे आप हिंदी में कोटर कहते हो या कर्नल बोल सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, हम मानते हैं होता नहीं ऐसा कुछ, होल हो गया। ठीक है, अब इससे पीछे वाले भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे पीछे बहुत सारे ऐसे होल भी बन गए होंगे, इलेक्ट्रॉन भी भाग रहे हैं इधर की ओर। तो हो क्या रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो ये इधर को भाग रहा होगा, लेकिन ये होल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ये भी भाग रहा होगा तो ये होल अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसे इससे आगे वाला इलेक्ट्रॉन तो वो होल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। बेसिकली क्या हो रहा होगा कि ये इसके पास जा जाके इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी, तो ये इधर की ओर हल्का हल्का कम होते हुए चला आ रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बोलते हैं, यानी कि खसक खसक के आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कभी इसमें गिर जा रहा है, कभी इससे बच रहा है, तो इसके अट्रैक्शन से ऊपर की ओर हर तरह मुड़ जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय vd। किसके कारण हुआ ये, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब यहाँ पर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। सही है, ठीक हो गया। अब सुनो, अब भाई इलेक्ट्रॉन है तो इधर उधर मोशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपस में कोलिजन ना हो।
तो इनके बीच में एक कोलिजन भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोलिजन करता है तो उसके बीच में जो टाइम लगता है इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है भाई? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ एक बार कोलिजन करता है इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जो टाइम ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अब ये देखो, ये मोशन कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है इधर की ओर भाग रहा है और वेलोसिटी उसकी घट रही है, बढ़ रही है, खसक खसक के आ रहा है, क्योंकि कर्नल की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा, वो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो F इक्वल टू एम से। इस पे एक फोर्स काम कर रही है F इक्वल टू एम ए वाली। एंड देन F क्या है? अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो आपको F निकालना आता है। E इक्वल टू होता है F अपॉन E। क्यों होता है? तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी E एम ए। तो यहाँ से A आपके पास आ जाएगा E अपॉन एम। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखो E आपका लग चुका है, ये तो बदलेगा नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा नहीं। तो बेसिकली A जो आपका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू ये है। ठीक हो गया। अब निकालते हैं हम Vd की वैल्यू। अब निकालते हैं Vd कि Vd क्या है, ये देखना है। ठीक है। तो Vd निकालते हैं। तो Vd निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इट इज कॉल्ड s। मान लिया कि उसने s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। आप ही ने बोला कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की u1 होगी, यहाँ से यहाँ तक आया, कोलिजन हो गया और फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई। ठीक है। ऐसे हो रही होगी सबके साथ। तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर से आप Vd क्या हो जाएगा? Vd आपका होगा, आप सभी के लिए एवरेज लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं होता। तो पहले की v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे ही चल रहा होगा, डॉट 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 प्लस अपॉन एन हो जाएगा। अब v1 v2 v3 आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। मैं एक इलेक्ट्रॉन का बता सकता हूँ आपको। यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, उसके बाद यहाँ पर से a एक्सेलरेशन से ये भाग के आ रहा है, तो इधर का इसने टाइम लिया टाउ 1। ठीक है। a चेंज नहीं होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी a रहेगा, टाउ 1 u1 हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर से v इक्वल टू u1 प्लस क्या हो जाएगा? u1 प्लस 80 है ना। v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये v1 हो जाएगा आपका u1 प्लस 8 टाउ 1 इज रिलैक्सेशन टाइम, दो पर्टिकुलर सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा है, प्लस ऐसे ही आप v2 निकालोगे तो u2 प्लस 8 टाउ 2 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और ये हो जाएगा vn की जगह पर लिखूंगा un प्लस 8 टाउ n अपॉन n हो जाएगा भाई। अब देखो u1 u2 u3 सबको एक तरफ करके अलग कर दो, तो ये u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे चल रहा होगा un तक अपॉन n, और प्लस a कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 और ये टाउ 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है। तो ये भाई एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 बोल रखी थी। u एवरेज आपकी इनिशियल में क्या है? 0 है, क्योंकि सब इधर उधर भाग रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे थे, हमने माना कि ये 0 है। उसके बाद यहाँ पर इसको देखो, केवल बचा आपके पास 8 टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ 1 तक हुआ अपॉन n इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, यानी कि टाउ एवरेज लिख देना। बा हो गया। तो Vd इक्वल टू आपके पास नीचे क्या आने वाला है? Vd इज इक्वल टू 8 टाउ एवरेज। ठीक है, 8 टाउ। ठीक,
चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब सुनो, अब आई वीडी आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वीडी आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, क्या आप ये बता सकते हो कि किसी कंडक्टर में कुछ टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? सपोज दैट ये आपका एक कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ यहाँ ऐसे भाग गए। इन्होंने यहाँ पर लिया dt टाइम, और यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज का शिफ्ट हुआ वो dq हुआ। क्या आप यहाँ पर से यहाँ पर का जो चार्ज है वो बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस हम बता सकते हैं। हम बोलेंगे कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे dq। तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा? dq इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ चार्ज यानी कि n पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा भाई? तो वॉल्यूम आपका v लिख दे रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इनटू e, ठीक है। तो यहाँ पर से dq इक्वल टू क्या आ जाएगा? dq इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया a था, तो n a हो गया, एरिया इनटू लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी? अब ये लेंथ आपकी निकलेगी, ये है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक चार्ज गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है? vd वेलोसिटी से भाग रहे हैं, इनटू टाइम, टाइम कितना है? dt इनटू e। तो यहाँ से dq, ये dt को अपॉन में भेज दो, तो dt इज इक्वल टू n, ये e, ये a v d, ठीक है। dq ओवर dt इज i इज इक्वल टू n e a v d। ये आप क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा। तो i इक्वल टू होता है n e a v d। यहीं से हम सिखाएंगे कि ओम्स लॉ कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। हम ये भी बताएंगे कि आपको रेजिस्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जो आपने रेजिस्टिविटी रो को पढ़ा है वो चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इतना नोट कर लो भाई, कर लो 1 2 3 पॉज करके नोट कर ले, तब कर दे, ठीक। तो आप याद रखना ए इज इक्वल टू आया है आपके पास, ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम, ठीक है। चलो अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं। तो I इक्वल टू आ गया N E A V D। व्हाट इज V D? V D इक्वल टू है आपका I इक्वल टू N E A V D इक्वल टू है E अपॉन हो गया। तो I इक्वल टू आपके पास आ गया N E स्क्वायर A अपॉन M E। अब क्योंकि मेरे को पोटेंशियल चाहिए होता है, तो पोटेंशियल के बीच में E और V के बीच में एक रिलेशन होता है, तो E इक्वल टू होता है E इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है, याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपॉन L, L इज द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो ये होगा V अपॉन, ठीक है, वैसे तो डेल्टा V होगा, डेल्टा V अपॉन L, ठीक। यहाँ से डेल्टा V को अकेला कर दो, इसको अकेला लेना पसंद है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M अपॉन ml अपॉन n e स्क्वायर a vd। vd इक्वल टू a टाउ था ना, अरे सॉरी ये a हो गया, ये टाउ भी तो है, ये टाउ, ये टाउ इधर आ जाएगा, तो टाउ, ठीक है। और ये अब भाई n तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ वायर अगर आप चाहो तो कांस्टेंट रखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, E
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपकी डायमेंशंस एरिया और लेंथ। तो हम बोल रहे हैं कि एरिया कॉमा रिलैक्सेशन टाइम कॉमा लेंथ अगर कांस्टेंट होंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो डेल्टा वी या अपॉन आई ले आओ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही तुम्हारा ओम्स लॉ है। बाद में इसको बोल दिया गया कि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैंने को बताया कि डेल्टा वी अपॉन आई आर होता है। ठीक है, ये कब है जब ए एरिया रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है, ये तब आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा। अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ से रो को भी दिखा देते हैं भाई, ये ओम्स लॉ आ गया। तो यहाँ से अगर रो आपको याद हो तो R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू आपका ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। ठीक है, अब देखो अगर लेंथ और एरिया चेंज कर सकते हो और टेम्परेचर केवल कांस्टेंट रख दें, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हो जाएगा R ये m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा, l अपॉन a बचा रहेगा। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट एक नया ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं रो l अपॉन a, ये है आपका रेजिस्टिविटी, जिसको आप बोलते हो कि कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पर लिख दिया ना, टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो रो l अपॉन a ये हो गया। ठीक है, अब एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, करंट डेंसिटी। इसका यूज क्या है, क्योंकि एक आपके पास आई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म प्रूव किया जाता है। तो अब करंट डेंसिटी यहाँ पर से हम सीख लेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, इट इज है जे, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इसीलिए यूज होता है। जे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो यहां से आपको क्या करना है, ओम्स लॉ को प्रूव करना है, ओम्स लॉ। ठीक, तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो तो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर की जगह पर रख सकता हूँ रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये रख दूँ। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा वी। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू स्केलर वैल्यू है, ये भी आपके पास स्केलर वैल्यू, तो इसको अगर वेक्टर में चेंज करना हो तो ई वेक्टर एल हो जाता है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ एक ही डायरेक्शन में होगी तो डॉट लगाओगे ना लगाओ चलेगा। तो ई एल इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या रख सकता हूँ, आई अपॉन ए की जगह पर ये जे वेक्टर, तो जे वेक्टर रो एल से एल मर जाएगा, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो जे वेक्टर। आ गया भाई ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वायर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आपकी रेजिस्टिविटी एंड जे इज करंट डेंसिटी, जे इज करंट डेंसिटी जिसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो रो होगा, रो की यूनिट होगी आपकी ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ऐसे आपकी आर की यूनिट होती है, ये आर की यूनिट ओम, ये ओम में बताया था, तो आर की यूनिट आपकी ओम। ठीक है, इसे चूहा वाला घर जो होता है टॉम एंड जेरी में, उससे डिनोट किया जाता है। ये हो गया आपका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सही है। अब एक छोटी सी चीज की टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का, ये आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। ठीक,
यहाँ पे छोटा सा समझा दे रहा हूँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फिर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो R इक्वल टू होता है ML NE स्क्वायर टाउ A, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, होगा यहाँ पर से देखो दो चीजें होंगी। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज करेगा, भाई जाहिर सी बात है। अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो R इंक्रीज करेगा और रो भी इंक्रीज करेगा। एक दूसरी चीज और हो सकती है, M तो बढ़ेगा नहीं, L बढ़ेंगे हुए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने पर आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और अपनी सेल को छोड़ के बाहर भाग जाएगा। अब सेल को छोड़ के बाहर भाग जाएगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। अगर ये बढ़ेगा तो R घटना चाहिए और रो भी घटना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है, यानी कि किस पर ज्यादा दम है। तो देखो पहले से ही आपके पास उसमें अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर। अब टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो कितना, 1,10,000 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्या जाएगा अरब खरब में उसके पास। तो यानी कि इससे कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ यस, रिलैक्सेशन टाइम आपका घटेगा तो R आपका बढ़ेगा, और यानी कि ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज करती है। ऐसे आप सेमीकंडक्टर के लिए देखोगे तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होंगे, जिससे रेजिस्टेंस घटता है और रेजिस्टिविटी भी घटती है। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में इन डिटेल हम आपको समझाएंगे। अब क्योंकि वहां पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों ही काम करते हैं, मिलके आ जाते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो। ये उस वाले में सेमीकंडक्टर में ये आपका एक्सिस पे चला जाता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, वो आपका कम होता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।